सागर के गर्भ से, हिमालय के उदय से भी पूर्व, गंगा की अविरल धारा फूटने से भी पहले ये पर्वत यहाँ प्रहरी बनकर खड़े थे। अरावली ये पृथ्वी पर मौजूद प्राचीनतम वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स में से एक हैं। एक विशाल भूगर्भीय मेरुदंड जियोलॉजिकल स्पाइन जो उत्तर पश्चिमी भारत के हृदय से होकर 800 किलोमीटर तक फैला है। आज ये प्राचीन प्रहरी मृत्यु के कगार पर हैं। प्राकृतिक क्षरण के कारण नहीं, बल्कि लालच, नीतिगत विफलताओं और कंक्रीट की अंधी भूख द्वारा दिए गए हजारों गहरे घावों के कारण। यह केवल कुछ पेड़ों को बचाने की पर्यावरण कथा नहीं है। अरावली पर्वत विवाद एक जटिल और बहुआयामी संकट है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, शक्तिशाली खनन माफिया, राज्य सरकारों की संदिग्ध भूमिका और दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए एक भयावह जल संकट का खतरा शामिल है। आज हम इस बात का गंभीर और विश्लेषणात्मक डीप ड्राइव करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि ये पर्वत क्यों विलुप्त हो रहे हैं, इनके विनाश से किसे मुनाफा हो रहा है और अरावली का पतन अंततः उत्तर भारत में जीवन के पतन का कारण क्यों बनेगा। इस विवाद को गंभीरता से समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि हम क्या खो रहे हैं। अरावली केवल एक प्राकृतिक दृश्य नहीं है, यह एक कार्यात्मक बुनियादी ढांचा है जिसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अरावली को 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाले तंत्र के रूप में हमें देखना चाहिए। विशाल हरित दीवार, द ग्रेट ग्रीन वॉल, पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल है। अरावली एक भौतिक अवरोधक, फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करती है, जो रेगिस्तानी रेत को पूर्व की ओर उड़ने और हरियाणा, पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन के उपजाऊ मैदानों को निगलने से रोकती है। इन पहाड़ियों के बिना दिल्ली केवल धूल भरी नहीं होगी, यह अंततः एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। पर्वत श्रृंखलाओं में आई दरारों के कारण हम हाल के वर्षों में धूल भरी आंधियों की तीव्रता पहले ही देख चुके हैं। यह संभवतः प्राकृतिक जल स्पंज, द वाटर स्पॉन्ज, यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अरावली की फ्रैक्चर रॉक संरचना एक विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं। जब बारिश होती है तो ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र के लिए भूजल भंडार, ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को रिचार्ज करती है। गुरुग्राम और फरीदाबाद भारी मात्रा में भूजल पर निर्भर है। कई क्षेत्रों में जल स्तर हर हाल कई मीटर नीचे गिर रहा है। गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए इस रिचार्ज जोन को नष्ट करके ये शहर वस्तुतः अपनी ही जीवन रक्षा प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कंक्रीट में दफन कर रहे हैं। शहरी फेफड़े, द अर्बन लंग्स, पृथ्वी के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक में अरावली के जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव, हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने का एकमात्र कारण यही है, अन्यथा स्थिति और भी भयावह होती। जहां तक इस मूल्यवान धरोहर का सवाल है, यदि इतने मूल्यवान धरोहर हैं तो इसे नष्ट क्यों किया जा रहा है। यह विवाद संरक्षण और विकास के आक्रामक दोहनकारी मॉडल, एक्सट्रैक्टिव मॉडल के बीच के संघर्ष पर केंद्रित है। खतरे मुख्य रूप से 2 रूपों में आते हैं, खनन और अतिक्रमण। कंक्रीट की भूख,
पिछले 30 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में हुए विशाल निर्माण कार्य के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अरावली ने वह पत्थर और रेत उपलब्ध कराई। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 और बाद के आदेशों में हरियाणा अरावली में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी रहा। इसने एक शक्तिशाली खनन माफिया को जन्म दिया जो अक्सर स्थानीय पुलिस और राजनेताओं की कथित मिलीभगत से कानून के भय के बिना काम करता है। केवल खदानें नहीं, ये गायब हो चुकी भौगोलिक संरचनाएं हैं। ऐसे दस्तावेजी प्रमाण हैं जहां सरकारी सर्वेक्षण मानचित्रों में दर्ज पूरी की पूरी पहाड़ियां अब वास्तविकता में अस्तित्वहीन हैं। एक्सप्रेसवे और कॉन्डोमिनियम बनाने के लिए उन्हें पीसकर धूल में मिला दिया गया है। रियल एस्टेट का कब्जा, अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट। दूसरा खतरा शहरीकरण है। एनसीआर में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। डेवलपर्स अरावली की साझा भूमि, कॉमन लैंड और जंगलों को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में नहीं बल्कि सस्ती और खाली पड़ी जमीन के रूप में देखते हैं जिस पर कब्जा किया जाना बाकी है। कांत इनक्लेव का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने फरीदाबाद में संरक्षित वन भूमि पर बनी आलीशान संपत्तियों को गिराने का आदेश दिया। इसने उजागर किया कि कैसे प्रशासन ने आंखें मूंद ली जबकि अमीरों के लिए जंगलों का निजीकरण किया जा रहा था। यहाँ कहानी बेहद जटिल और राजनीतिक रूप से मैली हो जाती है। यह विवाद अनिवार्य रूप से एक निरंतर कानूनी युद्ध है जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहाड़ियों को बचाने की कोशिश करता है और विभिन्न राज्य सरकारें विशेष रूप से हरियाणा दोहन की अनुमति देने के लिए कानूनी खामियां खोजने का प्रयास करती हैं। मुख्य हथियार पीएलपीए, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900। इसे समझने के लिए आपको 120 साल पुराने औपनिवेशिक कानून के बारे में जानना होगा। पीएलपीए अंग्रेजों ने इस अधिनियम को मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाया था, जिसके तहत कुछ क्षेत्रों को अधिसूचित कर पेड़ों की कटाई और खेती पर प्रतिबंध लगाया गया था। 2000 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पीएलपीए के तहत अधिसूचित क्षेत्रों को वन फॉरेस्ट माना जाना चाहिए, जिससे उन्हें वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे केंद्रीय कानूनों के तहत अत्यधिक सुरक्षा मिलती है। संशोधन का प्रयास एक महत्वपूर्ण मोड़, यही हालिया विवाद का मूल है। फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने पीएलपीए में एक संशोधन पारित किया। इस संशोधन का मूल तर्क यह था कि पीएलपीए ऐतिहासिक रूप से केवल कृषि के बारे में था, पर्यावरण संरक्षण के बारे में नहीं। इसका उद्देश्य अरावली की विशाल भूमि, संभवतः 60,000 एकड़ तक को भूत लक्षी प्रभाव से डी नोटिफाई करना था, यानी उनका वन का दर्जा समाप्त करना था। क्योंकि एक बार जब यह वन नहीं रहता तो सर्वोच्च न्यायालय के खनन प्रतिबंध और निर्माण संबंधी रोक लागू नहीं होते। यह हजारों अवैध अतिक्रमणों, फार्म हाउसों और वाणिज्यिक परिसरों को तुरंत वैध बना देता। यह दशकों से सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण न्याय शास्त्र को खारिज करने का एक विधायी प्रयास था। सौभाग्य से सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह कदम जंगल को नष्ट करने का एक प्रयास था और राज्य सरकार को इसकी चेतावनी दी कि यदि वे आगे बढ़े तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। संशोधन पर रोक लगा दी गई, लेकिन राजनीतिक वर्ग की मंशा जग जाहिर हो गई। इस कानूनी विवाद की एक और परत वन की परिभाषा है।
ऐतिहासिक टीएन गोरदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वन वह सब कुछ है जो वन के शब्द को डिक्शनरी मीनिंग में फिट बैठता है, चाहे उसका मालिक कोई भी हो। सरकारें बार बार इस परिभाषा को कमजोर करने की कोशिश करती रही हैं ताकि उन क्षेत्रों को बाहर किया जा सके जिसमें घना कैनोपी कवर नहीं है, जैसे अरावली के झाड़ीदार वन, स्क्रब फॉरेस्ट, भले ही ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो। जब हम इस विवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं तो हमें शासन की भारी विफलता, गवर्नेंस फेल्योर दिखाई देती है। यह मुनाफे के निजीकरण और घाटे के समाजीकरण का एक क्लासिक मामला है। कौन लाभान्वित होता है? खनन बैरन, रियल एस्टेट डेवलपर्स और पहाड़ियों में दूसरा घर खरीदने वाले अमीर लोग। कौन हारता है? स्थानीय पशुपालक समुदाय जो अपने चारागाह खो देते हैं। गुरुग्राम या दिल्ली का आम नागरिक जो पानी की कमी और जहरीली हवा का सामना करता है। यह विवाद पर्यावरण तक पहुंच में एक गंभीर वर्ग विभाजन, क्लास डिवाइड को उजागर करता है। राज्य सरकारों का तर्क है कि उन्हें आर्थिक विकास के लिए खनन राजस्व की आवश्यकता है, लेकिन यह अल्पकालिक सोच का सबसे बुरा उदाहरण है। गुरुग्राम के पानी खत्म होने की आर्थिक लागत क्या है? दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्वास्थ्य लागत क्या है? अरावली द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक सेवाएं, इकोलॉजिकल सर्विसेज, मुफ्त जल पुनर्भरण, मुफ्त वायु निस्पंदन सालाना अरबों डॉलर की है। खनन रॉयल्टी के कुछ करोड़ों के लिए उन्हें नष्ट करना अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही विनाशकारी सौदा है। अरावली विवाद सुलझा नहीं है, यह एक गतिरोध है। सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन राजनीतिक औद्योगिक गठजोड़, पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दबाव निरंतर बना हुआ है। हर बार जब अदालत की नज़र हटती है तो कुछ और एकड़ जमीन साफ कर दी जाती है, कुछ और दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। दशकों के लिए अंतिम शक्तिशाली संबोधन। हम पहाड़ों को स्थायी मानने की गलती करते हैं। अरावली यह साबित करती है कि वे स्थायी नहीं हैं। उन्होंने करोड़ों वर्षों के भूगर्भीय परिवर्तनों का सामना किया, लेकिन शायद वे अगले 30 वर्षों के मानवीय लालच को न झेल पाएं। यदि ये पहाड़ियां गायब हो जाती हैं तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और पानी खत्म हो जाएगा। अरावली का विवाद केवल एक परिदृश्य, लैंडस्केप को बचाने के बारे में नहीं है, यह उत्तर भारत के भविष्य को बचाने के बारे में है। और एक कड़वा सच यह है कि अभी हम यह लड़ाई हार रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के खनन पर रोक लगा दिया है। थैंक्स, रिगार्ड्स।